हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। एंड आज का जो वीडियो है वो इग्नू एमकॉम एग्जाम्स जो अभी चल रहे हैं उसके ऊपर है। ठीक है, जो आने वाला पेपर है वो 12 अगस्त को है, MCO 01। एंड आज इस वीडियो से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस ये भी शेयर करने वाला हूँ। एंड ब्रीफली हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। एंड बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये आप ऐसा है कि सारे जो पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनिए एंड ट्राई टू एक्सपैंड दैट। ठीक है, एंड जो भी नोट्स इसके ऊपर जो भी हम लोग डिस्कशंस करेंगे उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रिपरेशंस के लिए। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चूज किए हैं लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने के बाद में मैंने किया है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वीडियो, बट बिफोर दैट डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। एंड पहला जो चीज है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 4 M's। अब ये 4 M's क्या होता है? 4 M's का मतलब होता है मैन, मनी, मटेरियल एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये चारों को हम लोग बोलते हैं 4 M's। ठीक है, मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी। और जब इनको हम लोग कंबाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ क्विकली लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन इज डन। ओके, इसमें जस्ट मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा अगर क्वेश्चंस आता है। जैसे पहला पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। ओके, जैसे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स टू मैनेज द बिजनेस प्रॉपरली। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ना हमारे पास में जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स हो गया, मटेरियल्स हैं, मशीनरीज हैं, उनको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। थर्ड पॉइंट जो है वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कोई एक चीज में आपको आपके टैलेंट हो, मतलब आपके टैलेंट को इंक्रीज करना, ठीक है, ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, लाइक दैट। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा स्पेशलाइजेशन को इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन द फोर्थ पॉइंट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट जो है ये 3 से रिलेटेड ही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, उसके रिसोर्सेज का अच्छा यूज होता है, स्पेशलाइजेशन है, टीम वर्क है, तो वहां पे ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज रिलेटेड विद दिस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आई हैव सीन दैट एग्जाम्स में आया हुआ है। ठीक है, तो क्विकली लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वर्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड पॉइंट जो है वो है कॉमन ऑब्जेक्टिव। ओके, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव जनरली गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि व्हाट इट वांट्स टू अचीव। ओके, सो अकॉर्डिंगली वो अपने मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनाइजेशन का। कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म नहीं कर सकता बिना कॉमन ऑब्जेक्टिव के। ऑल द वर्कर्स हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ थर्ड इज टीम वर्क। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में एज वी नो दैट ए ग्रुप ऑफ मेन और वर्कर्स दे वर्क टुगेदर अंडर द सेम रूफ। सो यहाँ पे टीम वर्क डेवलप करना जरूरी है, जिसके लिए वी नीड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, a good organization always focus on teamwork because without teamwork an organization is not successful. clear? उसके बाद में आती है डायनेमिक का लाइक सिंपल वर्ड्स में आप इसको फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। समथिंग विच चेंजेस विद टाइम एंड एनवायरमेंट। ठीक है, जो चीज एनवायरमेंट और टाइम के साथ में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स टेक्नोलॉजी, it keeps changing its environment, its planning,
its staffs according to the environment and the changing time. And last is continuous process. Organization is not a one time process and it's a continuous process. ठीक है, बार बार ऑर्गेनाइजिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, बिकॉज जो हमारे बिजनेस फर्म है उसको हमेशा ग्रोथ और एक्सपेंशन की जरूरत है एंड वी विल फोकस ऑन दैट. ओके, क्वेश्चन एंड दिस इज थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है. एंड वी कैन डिवाइड द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू 3 स्ट्रीम्स. ठीक है, पहला स्ट्रीम है ब्यूरोक्रेसी, देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. ओके, सो दीज आर द 3 थ्योरीज एंड लेट्स क्विकली ट्राई टू फाइंड आउट कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और इसके फीचर्स क्या होते हैं. ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए एंड आपको बोला जाएगा कि व्हाट आर द थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आपको कोई भी एक थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है. तो आपको उसी तरीके से प्रिपरेशन करना है. बट बिफोर दैट यू मस्ट नो कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है और साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर. ठीक है, ये मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स वेबर एंड उन्होंने बोला था और वी कैन डिफाइन ब्यूरोक्रेसी एज a system of organization in which roles, tasks and relationships are controlled by formal authority. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नोट्स हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं. सो ये आपको वहां से मिल जाएगा. ठीक है, सो आई जस्ट नाउ से दैट इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच रोल्स, टास्क्स एंड रिलेशनशिप्स आर कंट्रोल्ड बाय वन सिंगल फॉर्मल अथॉरिटी. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं. ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ब्यूरोक्रेसी का फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है. द सेकंड इज हायरार्की. ओके, हायरार्की एंड ऑलरेडी हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क इज डिवाइडेड इन सब यूनिट्स एंड उसके बाद में आती है हायरार्की. ठीक है, हायरार्की इज समथिंग जो एक एक परंपरा जो चली आई है एंड दैट इज कॉल्ड हायरार्की. तो ब्यूरोक्रेसी जनरली ये बहुत पुराना टाइप का ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है एंड इसमें फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट नो दैट इट इज लाइक इट कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. उसके बाद में आती है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज रूल्स एंड डिसिप्लिन. ठीक है, ये चीज इसकी खासियत है ब्यूरोक्रेसी की. यहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते हैं जो वर्कर्स लोगों को फॉलो करने होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनैलिटी. ओके, इम्पर्सनैलिटी. इम्पर्सनैलिटी दैट मीन्स समथिंग विच इज नॉट पर्सनल. ब्यूरोक्रेसी में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती. ओके, देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस. सो एंड ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं एंड आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो. डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, रूल्स एंड डिसिप्लिन एंड इम्पर्सनैलिटी. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी फायर. ठीक है, या शॉर्ट में मैं आपको बोलूं फायर, आप इस नाम को याद रखिए. एंड फायर ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी को जन्म दिया था एंड अकॉर्डिंग टू हिम द थ्योरी इज बेस्ड ऑन 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ठीक है, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 12 में या फिर ग्रेजुएशन लेवल में इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग ज्यादा डीप में अभी जाएंगे नहीं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता है लिखने के लिए तो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो. ठीक है, तो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कि ये सब क्या होते हैं. जैसे फर्स्ट इज सेम डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क जनरली कॉमन होता है एंड देयर इज स्केलर चेन. देन वी हैव यूनिटी ऑफ कमांड. Then we have unity of direction.
Then we have remuneration paid according to the skills and qualification of the employees. Then we have the next one is authority and responsibility. ये भी important management principle है, authority and responsibility. Okay, so it must flow properly. तो ऐसे 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं. सो ये तो बहुत इजी है, ये आपको अपनी पुरानी बुक्स में या फिर नेट से आपको मिल जाएंगे. सो यू कैन डिस्क्राइब दिस पॉइंट्स. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट. ओके. नाउ ये डेवलप किया था टेलर ने. ठीक है. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहले बताया था कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड लेट्स सी इसके अंदर इसके मेन फीचर्स क्या है. ठीक है. पहला फीचर है दैट इज यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. फर्स्ट यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन वर्क. ओके. वर्क में और वर्क सेटिंग, जो वर्क गोल्स होते हैं उनको सेट करने के लिए हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट करेंगे. एंड द अदर इज लाइक साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. ये और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट का. ओके. Then we have the third one, that is clear cut division of work. And last में है harmony and cooperation among the employees and employers. ठीक है. तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स व्हाइल डूइंग वर्क, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर्स, क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क. वर्क को क्लियर कट लाइक द वर्कर्स मस्ट नो टू whom they will report and what is expected of them. ठीक है. तो ये सारी चीजें हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं. हार्मनी का मतलब होता है हैप्पीनेस. ओके. द ऑर्गेनाइजेशन should have happy environment so that workers can work properly. Okay friends, let's talk about the next very important question. ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है. This is modern theory of organization. Okay, and this is also termed as system theory. ठीक है. देख लेते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. These are all characteristics. पहला कैरेक्टरिस्टिक है a group of interrelated elements called elements. Okay, a group of interrelated elements is called, यहां पे elements नहीं होगा, system. Okay, so a group of interrelated elements are called system and all elements are arranged in order. The next one is proper communication among the elements, and fourth one, interaction should lead to achieve the goals. So these are the main important characteristics of system theory. ठीक है. Now आपको समझना होगा कि what are these elements, क्योंकि ये थ्योरी टोटली बेस्ड ऑन एलिमेंट्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. वो केमिस्ट्री में हमें नहीं सोचना है कि वहां पे एलिमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, वैसा नहीं है. समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे ये एलिमेंट्स हैं. इनपुट्स, थ्रूपुट्स, आउटपुट्स. तो दिस आर द थ्री एलिमेंट्स यूज्ड इन सिस्टम थ्योरी. नाउ इनपुट्स में क्या होता है. समथिंग विच वी हैव पुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. अब हम लोगों ने प्रोडक्शन में क्या क्या यूज किया है, दैट दे आर ऑल इनपुट्स लाइक मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, द सोशल और गवर्नमेंट लॉज, व्हाटएवर दैट इज प्रिवेलिंग, एंड एनवायरनमेंट. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं व्हेन यू विल एक्सपैंड दिस थ्योरी. ओके. द नेक्स्ट इज थ्रूपुट्स. यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है. ओके. इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स. ठीक है. आउटपुट्स में हमें क्या मिलता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज.
जैसे कि एक फैक्ट्री में होता है, वी यूज रॉ मटेरियल्स एंड उसका फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स दे आर कन्वर्टेड by using machines and human resources and finally we get finished goods. तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है. So these elements are very important because इसके characteristics में elements को बार बार mention किया हुआ है, that interrelated elements, that is called a system, and these elements are always in order. जैसे पहला input, second throughputs and third outputs. Because हम लोग थ्रूपुट से या आउटपुट से स्टार्ट नहीं कर सकते प्रोडक्शन प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशन. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनपुट्स एंड देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन. इनके बीच में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए सो दैट एक अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी. एंड इंटरेक्शन शुड लीड टू अचीव गोल्स. इनके बीच में कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली इंटरेक्शंस होना जरूरी है. ठीक है. So this is system theory. Right? Okay friends, let's move on to the next important question. ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है and the question is organization structure. ठीक है. Now organization structure जो पहला पॉइंट है, this is the meaning. Okay, meaning में मैंने एक simple definition दिया हुआ है, a framework of relationships among individuals in an organization. Okay, जैसे let's say suppose हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क किससे बनता है? बोन्स से बनता है. ठीक है. द बोन्स गिव्स द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी. इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी वैसे ही होता है. ओके. कौन सी चीज को कहां पे सेट करना है, दैट इज डिसाइडेड इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ओके. सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. राइट. तो ये कहां कहां पे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस पॉइंट्स. आपको इनको एक्सप्लेन करना है. जस्ट ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो आई डोंट थिंक यू विल गेट एनफ मार्क्स. ओके. सो क्लियर कट ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. जो सबऑर्डिनेट्स और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में क्लियर कट रिलेशनशिप का एस्टेब्लिशमेंट के लिए वी नीड ए साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द सेकंड वन इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. विदाउट ए गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर the communication between the various employees and employees or employees with managers. तो ये जो कम्युनिकेशन है, एक प्रॉपर अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है. क्लियर. थर्ड वन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. नाउ कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, लाइक कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स, द वर्कर्स, और कोऑर्डिनेशन मशीन और मैन का भी हो सकता है. सो ये चीज को भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करता है. द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिविटी. नाउ क्रिएटिविटी मीन्स समथिंग न्यू. व्हेन यू आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू और न्यू आइडियाज, दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी. ओके. व्हेन यू डेवलप समथिंग न्यू. सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है तो दैट विल गिव राइज टू क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज. बिकॉज हमारे लाइक एवरी वन ऑफ अस हैज सम यूनिक क्वालिटी. ओके. एंड दैट क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिविटी. ओके. बाय प्रैक्टिसिंग क्रिएटिविटी वी कैन इम्प्रूव आवर हिडन टैलेंट्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड. अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं हम लोगों ने प्लेस किया है कि वी हैव टू यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, so obviously that organization will use that. and ये सारे points अगर success हो गए, so that will lead to growth and expansion of business. तो इस तरीके से आप इसको expand करके लिख सकते हो. now the most important part is components. okay, components of organization structure. इसके main components क्या होते हैं, parts क्या होते हैं? first part is division of work. ओके. बार बार हम लोग इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होता ही होता है. ठीक है. तो इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से सीखना है. द सेकंड वन इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. ऑथोरिटी को डेलीगेट करना, दैट मींस ट्रांसफर ऑफ ऑथोरिटी. ए मैनेजर हैज द ऑथोरिटी बट ही कैन नॉट डू ऑल द वर्क्स अलोन. ओके. तो वो क्या करेगा, ही विल डेलीगेट द ऑथोरिटी टू सम अदर जूनियर मैनेजर्स. तो यहाँ पे ये चीज बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज अगर ग्रो करना है तो यू हैव टू डेलीगेट ऑथोरिटी. द नेक्स्ट वन इज डिपार्टमेंटेशन. डिपार्टमेंटेशन मींस डिवाइडिंग द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स.
ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, एचआरडी डिपार्टमेंट हो गई। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे डिपार्टमेंट्स को डिफरेंटली क्लासिफाई करना बहुत जरूरी है। सो दैट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटेशन। द लास्ट वन इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा कि ये क्या चीज है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स कैन बी प्लेस्ड अंडर वन मैनेजर और वन बॉस। एक बॉस कितने लोगों को मैनेज कर सकता है। व्हाट इज दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन वर्क अंडर वन पर्सन। सो दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्पैन ऑफ कंट्रोल अगर अच्छा नहीं होगा तो वहां पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा एंड अल्टीमेटली अथॉरिटी, डेलीगेशन सब मार खा जाएंगे। सो दैट विल लीड टू द that may lead to the downfall of the organization. So this is our organization structure. इसको आपको एक्सपैंड। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। एंड वी कैन डिवाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनटू 3 पार्ट्स, फंक्शनल, डिविजनल, एडप्टिव। अगेन एडप्टिव को हम लोग 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ओके, एज द नेम इंप्लाइज, फंक्शन। ओके, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फंक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं। व्हाट आर दोस फंक्शंस? जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, देन मार्केटिंग, देन वी हैव फिनांस। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एंड वी डिवाइड दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ functions performed. So you will expand this point accordingly. And as the name implies here, divisional. यहाँ पे हम लोग divisions यानी departments, different departments form करते हैं. Like we will divide the organization on the basis of different departments. Okay? जैसे marketing department हो गई. Then we can have advertising department. So like that, बहुत सारे departments होते हैं and we divide this particular structure of the organization on the basis of different departments. अलग अलग department कर दिया जाता है and वहाँ पे फिर हर department का एक head होता है, that is manager, और then he manages, he is responsible for the performance of that particular department. And the next one is adaptive. Adaptive में क्या होता है that it is generally a very modern concept. Okay, यहाँ पे the organization structure is based on situation और condition. Okay, जैसा कि present condition होता है, जो current condition होता है, उसी को follow करके ये structure हम लोग form करते हैं. Okay, जो going trend होता है, we follow the trend. So ये again 2 class में है, जैसे project, कोई एक particular project को base करके हम लोग organization structure बना सकते हैं. ठीक है, and मैट्रिक्स भी कुछ वैसा ही है. इट इज जनरली सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क. तो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क टाइप का अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर इट इज एंगेज्ड इन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क, इट कैन गो फॉर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डिफाइन ऑल दिस पॉइंट्स.